हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, सर आइजैक न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के बारे में हम लोग बहुत चर्चा अभी कर चुके हैं, तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। इनका जन्म जो है 1642 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई थी। न्यूटन दुनिया के सर्वकालीन महान भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने गति का नियम, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, गति के नियम का प्रतिपादन किया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। गणित के अंदर कैलकुलस जो है, कलन, उसकी नींव डाली थी। और प्रकाशीय क्षेत्र में भी न्यूटन ने बहुत योगदान दिया था। ठीक है, वास्तव में न्यूटन ने सभी खोज और अनुसंधान जितने भी थे वो केवल 25 वर्ष के आयु में ही कर लिया था। सोचो कितने इंटेलिजेंट थे, कितने, है ना जी, कर लिए थे। और उसके बाद बहुत समय बाद उन्होंने 2 पुस्तकें प्रकाशित की। ठीक है, अपनी 2 पुस्तकें प्रकाशित की। ठीक है, उन पुस्तकों का नाम भी मैं इसमें लिखवा दूंगा आपको। चलिए, तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूटन दुनिया के सर्वकालीन महानतम भौतिक विज्ञानियों और गणितज्ञों में एक थे। उन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, जिसके बारे में अभी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। और गणित की एक नई शाखा कलन, जिसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11-12 में। कैलकुलस की नींव डाली। ठीक है, इन्होंने प्रकाशिकी क्षेत्र में भी न्यूटन ने बहुत योगदान दिया था। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाशिकी के क्षेत्र में भी न्यूटन का बहुत योगदान है। ठीक है, और वास्तव में अगर न्यूटन की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे खोज किए। इन्होंने 2 पुस्तकें, इसमें लिख सकते हैं, इन्होंने या उन्होंने कर देते हैं, उन्होंने 2 पुस्तकें कौन कौन सी? फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया नामक पुस्तक
1686 में और ऑप्टिकास नामक पुस्तक 1704 में प्रकाशित किया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर भी हमने देखा कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। उसमें उन्होंने बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी साबित करके, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूटन के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाए थे और उसमें बताया था कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वह गुरुत्वाकर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। ठीक है, तो उसी से संबंधित गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जिसे न्यूटन ने दिया था। क्या नियम है इसको थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में एक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है और वह आकर्षण बल जो होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जिसका परिमाण किसके ऊपर निर्भर करता है? तो जिसका परिमाण कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए इस पहले वाले कण का द्रव्यमान m1 ले लें, दूसरे का m2 ले लें, तो इनके बीच लगने वाला जो बल F होगा वो बल F किसके समानुपाती होगा? तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल F है वह समानुपाती हो जाएगा इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल, यानी m1 और m2 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या दिया था? यहाँ मैं और देख के लिख देता हूं। और दूसरा क्या है जी कि उनके बीच की जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इन दोनों के कणों के बीच की दूरी, तो बीच की जो दूरी ली जाएगी ना, एक्चुअल में यहाँ जो बीच की दूरी ले जाएगी वो इसके केंद्र से और इसके केंद्र से दूरी यहाँ पे ली जाएगी। समझे ना बात को? ठीक है, दोनों के केंद्र से इसकी जो दूरी होगी वो ली जाती है और वह दूरी मान लो r ले लेते हैं। तो अगर r ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बल जो होगा व्युत्क्रमणानुपाती होगा 1/r², है ना। देख रहे हैं बल व्युत्क्रमणानुपाती हो रहा है किसके? r² के। व्युत्क्रमणानुपाती यानी कि उसका यहाँ पे देख रहे हैं ना जी, कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। f जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दूरी के स्क्वायर के। कहीं बुक में इसको दूरी को d से भी यूज कर देता है, तो आप d भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों से हमें एक निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले में देख रहे हैं कि बल समानुपाती होता है द्रव्यमानों के गुणनफल के, और दूसरे में देख रहे हैं कि बल समानुपाती होता है व्युत्क्रमणानुपाती होता है उनके दूरी के वर्ग के स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकल जाएगा, इन दोनों से एक निष्कर्ष निकलेगा कि बल जो होगा समानुपाती हो जाएगा m1 × m2 और r² के।
अब ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट हमें लेना था, और कांस्टेंट को हम लोग यहाँ जी से सूचित करते हैं। अब ये जी है क्या? यहाँ जो जी आप देख रहे हैं, यह जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ जी एक नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। हम लोग यह जानते हैं कि जी अगर हम लोग बात करेंगे दो पिंडों, दो कणों के बीच की लगने वाले आकर्षण बल की, तो आकर्षण बल इनके बीच की दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना कि वहाँ ताप कितना हो रहा है, कितना समय लग रहा है, इन सब चीज पे निर्भर नहीं करता। ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये जो आप जी देख रहे हैं, इसलिए इस जी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इसी पे निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, अब इस जी का एसआई मात्रक क्या होगा? अच्छा, यहाँ से हम लोग जी इक्वल टू में फॉर्मूला एक बना सकते हैं, एफ आर स्क्वायर और बटा में m1 m2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जी का एसआई मात्रक की बात करेंगे तो क्या बन के आएगा? तो बल का न्यूटन, त्रिज्या स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे मीटर, इसका भी केजी, इसका भी केजी, यानी कि केजी का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, जी का एसआई मात्रक। और ये जी का परिमाण जो होता है, इसका जी का परिमाण 1798 ईस्वी में सर हेनरी ने 1798 ईस्वी में दो भारी गेंदों को लेकर गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए जी का मान सबसे पहले निकाला था। तो उन्होंने जी का मान क्या बताया था? तो जी का मान बताया था 6.673 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो जी का मान हम लोग यही यूज करते हैं। जी का मान क्या होता है? 6.673 गुना 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हम लोग ये मान लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान में रखनी होंगी। ध्यान रखेंगे कि जब अगर दो पिंडों के बीच की हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ध्यान रख देना होगा कि उनके केंद्रों की बीच की दूरी होनी चाहिए, है ना, उन दोनों गोले के केंद्रों के बीच की दूरी होनी चाहिए, दोनों पिंडों के। ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु या जो पिंड ले रहे हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण बल जो निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना होगा कि वो जो गोलाकार पिंड होगा तो आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पिंड गोलाकार ना होगा तो उस कंडीशन में उसकी गणना करना आसान नहीं होता है, क्योंकि पिंड गोलाकार नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप त्रिज्या सही से नहीं ले पाओगे, तो त्रिज्या सही से नहीं ले पाओगे तो दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी की सही गणना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि पिंड गोलाकार होगा तभी आप सही से गणना कर पाएंगे। तो ध्यान रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करने के समय पिंडों की या गोलाकार पिंडों की केंद्रों के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना के लिए पिंड गोलाकार होना आवश्यक है।
ऐसा नहीं है कि अगर बात करें कि ऐसा नहीं है कि अगर पिंड गोलाकार नहीं होगा तो गणना नहीं होगी, होगी, कठिनाई होगी। आप कैसे त्रिज्या निकाल पाओगे दोनों के बीच की, दोनों की त्रिज्या कैसे निकाल पाओगे, दोनों के बीच की एक्यूरेट दूरी कैसे निकाल पाओगे, आप नहीं गणना कर पाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हमने अभी देखा कि F इक्वल टू में था G इंटू में M1 M2 बटा में R स्क्वायर। अगर दोनों पिंडों में से किसी एक का द्रव्यमान अधिक हो तो जाहिर सी बात है बल भी उसी तरह से बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का भी परिमाण बढ़ जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि दोनों या उनमें किसी एक वस्तु या पिंड का द्रव्यमान, दोनों का या फिर एक का भी द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण अधिक होगा। फॉर्मूला से ही आपको दिख रहा है कि अगर ये अधिक हो या ये अधिक हो या दोनों अधिक हो तो F का भी मान बढ़ जाएगा उतना ही, उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना बात को। इसी कारण से ना अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए पृथ्वी पर खड़े हैं, आपका द्रव्यमान मान लीजिए 60 kg है ना, आपका द्रव्यमान 60 kg है और पृथ्वी का हम लोग जानते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं 6 गुना 10 का पावर 24 kg, इन्हें जानते हैं जी। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो द्रव्यमान आपका क्या है, कम है और इस पिंड का द्रव्यमान अधिक है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है तो एक का अधिक है ना जी, इस कारण से क्या हो जाएगा, बल भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से हम लोग पृथ्वी से जुड़े रहते हैं, पता है ना, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, गुरुत्व बल अधिक हो जाता है, प्रबल हो जाता है, इस कारण से हम लोग पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। अच्छा आप देखें अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में हमारे पृथ्वी से भी ज्यादा द्रव्यमान वाले बहुत सारे पिंड, ग्रह, उपग्रह, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, ग्रह है ना जी बहुत सारे। तो अगर उनके बीच आकर्षण बल की बात करें तो वहां पे आकर्षण बल और अधिक हो जाएगा, है कि नहीं। तो द्रव्यमान पे निर्भर करता है भाई, तो और ज्यादा आकर्षण बल हो जाएगा अधिक, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।